हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आपके बीच में प्रश्नोत्तर का जो पुराना सिलसिला चल रहा था और जिस तरीके से हम आप चीजें लेकर चल रहे थे, ठीक उसी ट्रैक पे आपकी चीजें आ चुकी हैं और साथ ही साथ गति भी पकड़ चुकी हैं। तो चलिए, प्रश्नोत्तर पे चर्चा तो होगी, साथ ही जो भी आपके महत्वपूर्ण संदर्भ रहेंगे उन संदर्भों को भी उठाया जाएगा। प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से भी उठाए गए हैं, इसके अलावा आपके विज्ञान भी है, विज्ञान के साथ साथ आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के प्रश्नों को समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी है और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया से भी आपके प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए, प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। और सिलसिला शुरू करने से पहले वही मेरा आप लोगों से छोटा सा परंपरागत मेरा निवेदन जो मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज एक बार अपने अपने लेवल पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस चर्चा परिचर्चा में शामिल हो जाएं और उनको भी इस प्रक्रिया में भाग लेने का सुअवसर मिल जाए। और फिर इसके बाद में हम आप चर्चा शुरू करते हैं। और जो हमारे आपके बीच में चर्चा होनी है, प्रश्न आपके सामने हैं। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, बिल्कुल सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और चलिए, जो आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर से संबंधित है। और करंट अफेयर्स पे मैंने आपसे कहा भी था कि हर प्रश्न में समसामयिकी की या करंट अफेयर्स के जो भी आपके सामने प्रश्न आएंगे उसमें कोई ना कोई आपको हिंट रहेगी कि आपका किस माह से रिलेटेड है, ताकि आपको उस प्रश्न को आगे चल के उस प्रश्न को समझने में, उसको सॉल्व करने में और आपके एग्जाम में आपको थोड़ा सा सहूलियत रहे। थोड़ा सा क्या, बहुत सहूलियत रहेगी। तो प्रश्न आपका उठाया गया है, दिसंबर माह का है कि दिसंबर 2020 में भारत ने मध्य एशिया के, मिडिल ईस्ट के किस देश के साथ पहली द्विपक्षीय शिखर वार्ता की है। अब आप ध्यान दीजिए, क्या आपसे कहा जा रहा है, देश कहां का है, मध्य एशिया का, और ये आपकी पहली द्विपक्षीय है। मींस भारत और इन चारों में से कोई एक ऐसा देश है जिससे आपकी बातचीत या हमारे अपने देश की बातचीत हुई है। तो किस देश के साथ में पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक की है, इसका आप लोग उत्तर देंगे। 4 विकल्प आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है और साथ ही साथ किर्गिस्तान भी है। तो 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में। सही विकल्प का आप लोग चयन करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे आप लोग। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी लोगों को। बिल्कुल, पहला उत्तर आया मेरे पास में, रुचि गुप्ता जी, पहला उत्तर आपका आया और पहला उत्तर सही आया। यह बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, पहला ही उत्तर आ जाए और सही उत्तर आ जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं सी उत्तर दे रहे हैं। सी उत्तर नहीं होगा इसका। हाँ, अब आप लोगों ने सही ट्रैक पकड़ा है और अब आप लोग एकदम सही रास्ते पे आ गए हैं। तो जिस देश के साथ में भारत ने पहली अपनी द्विपक्षीय शिखर बैठक की है, वो ना तो आपका तजाकिस्तान है, ना कजाकिस्तान है और ना ही किर्गिस्तान है, बल्कि ये आपका कौन है, उज्बेकिस्तान है। अच्छा, एक चीज आप और देखिए, और इस चीज को आप अगर थोड़ा सा, मैं अगर इस पे आ जाऊं, ऐसे करके यदि आप किसी भी चीज को थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से आप अगर समझ लेते हैं तो प्रश्न आपका बड़ा आसान हो जाता है। मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे करके एक छोटा सा, बिल्कुल 2 सेकंड में आपको किए देता हूं। चलिए, यहां से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान, ये आपका हो गया अफगानिस्तान, ये आपका हो गया यहाँ पे नेपाल। चीज़ों को समझते रहेंगे, बड़ी आसानी रहेगी आपको। ये आपका चीन है पूरा का पूरा, ठीक। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपके देश शुरू हो जाते हैं। ये है आपका तजाकिस्तान, ऐसे आप कर देंगे। ये आपका है उज्बेकिस्तान, ये है आपका किर्गिस्तान और इसके ऊपर आप चले जाइए, ठीक, तो कजाकिस्तान। किसके साथ में हुई है, उज्बेकिस्तान के साथ में। अब आप देख रहे हैं स्थिति,
हमको समस्या किससे हो रही है, किन देशों से हमको समस्या है? ये है पाकिस्तान और ये है चीन। तो इसलिए आप मिडिल ईस्ट में हमारा देश लगातार जो है यहां पे अपना संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन दोनों शक्तियों को या जो परंपरागत शत्रु बने हुए हैं इनको नियंत्रित किया जा सके। पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज भी आपकी यही है। और ये जो आपकी वार्ता हुई है उज्बेकिस्तान की, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी और उज्बेकिस्तान के हैं शौकत मिर्जियोयेव, ठीक। तो इनके साथ में मोदी और शौकत मिर्जियोयेव के बीच में यह आपकी पहली द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और याद रखना भी इसको बड़ा आसान है, ठीक। आप इसको भाव से याद रखेंगे, ठीक है। भा से भारत, भा से उ से उज्बेकिस्तान, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिसंबर 2020 में स्वीकृत भारत नेपाल फास्ट ट्रैक रेल मार्ग परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले रेल मार्ग की लंबाई, कौन सी परियोजना आपकी? भारत नेपाल फास्ट ट्रैक रेल मार्ग परियोजना। इसके अंतर्गत निर्मित होने वाले रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए चार विकल्प हैं, 136 किलोमीटर, 156 किलोमीटर, 172 किलोमीटर और 207 किलोमीटर। पहला उत्तर आया, पहला उत्तर गलत है, 156 नहीं है। ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं 156 के ही पीछे पड़ गए। 172 भी आ गया मेरे पास में, 2 रन पूरे हुए, 4 रनों पे आपको बिल्कुल अब सही उत्तर आया है मेरे पास में। बिल्कुल सौम्या सिंह जी, बिल्कुल आप एकदम सही हैं। चलिए ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं इसका, वो उत्तर दे रहे हैं 156 किलोमीटर। 156 किलोमीटर नहीं है, बल्कि ये आपका कितना है, ये है आपका 136 किलोमीटर। पहली चीज। दूसरी चीज, ये आप जो देख रहे हैं यहां से आपको मतलब है, ऐसे ऐसे कर दीजिए आप। इसमें जो आपका यह है आपका नेपाल, पहली चीज। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है, 136 किलोमीटर तो महत्वपूर्ण है ही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण संदर्भ है कि ये आपको कहां से कहां तक ये आपके रेल मार्ग डेवलप किया जा रहा है, या आपकी ये रेल मार्ग परियोजना है। तो एक स्थान यहां पे पड़ेगा बिहार में, क्या नाम है इसका? रक्सौल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रक्सौल। और ये कहां से कहां तक है, ये पड़ेगा काठमांडू। तो रक्सौल से काठमांडू, तो कहां से कहां तक ये आपका डेवलप की जानी है, ये आपकी रक्सौल से काठमांडू। तो ये स्थान आपको, दोनों ही स्थान आपको याद रखना है। अब आप देख रहे हैं नेपाल की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ में टच करती हैं। दूसरा संदर्भ यहां पे ये महत्वपूर्ण हो गया है। तो नेपाल की सीमाएं जितने राज्यों से टच करती हैं उसमें मैंने आपको बताया था, आप कुछ नहीं याद रखेंगे, आप याद रखेंगे यूयू बीएसपी। तो बीएसपी का मतलब यहां बहुजन समाज पार्टी नहीं है। यू का मतलब है उत्तराखंड, अगले यू का मतलब है आपका यूपी, बी से है आपका बिहार, एस से है आपका ये सिक्किम और पी से है पश्चिम बंगाल। ठीक, ये आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है जहां से। तो 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ में उठाया किसको गया, या कहां से आपका रेल मार्ग डेवलप किया जाना है? रक्सौल से। तो प्रश्न उठता है कि रक्सौल को ही क्यों इन्होंने चुना है? रक्सौल को इसलिए चुना है क्योंकि रक्सौल ही वो स्थान है जहां से सीधी ट्रेन है कहां के लिए? दिल्ली के लिए। और सीधी ट्रेन कहां के लिए है? कोलकाता के लिए। तो दिल्ली और कोलकाता के लिए रक्सौल से सीधी ट्रेन की सेवा है। तो ये जिस उद्देश्य से है, उद्देश्य ये है कि अगर कभी काठमांडू में या नेपाल में आवश्यकता पड़ी सेना भेजने की या अस्त्र शस्त्र भेजने की, तो तुरंत ही यहां से भेजा जा सकता है। इसलिए रक्सौल का चयन किया गया है। मींस ये जो आपकी रेल लाइन है, इस रेल लाइन का उद्देश्य है या सुरक्षात्मक उद्देश्य से ये आपकी रेल लाइन बिछाई जा रही है। क्लियर? तो उद्देश्य क्या है इसका? सुरक्षा। किस स्थान से कहां तक है? अगला क्वेश्चन आपका काठमांडू से रक्सौल या रक्सौल से काठमांडू। और कितने किलोमीटर इसकी अपनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 136 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिसंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ सड़क परिवहन सहयोग हेतु समझौता किया है? 4 विकल्प आप लोगों को शो हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और फ्रांस है। कि कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में भारत ने सड़क परिवहन सहयोग के सुरक्षा के अपने जो मानक हैं उसके विषय में जानकारी मिल जाए, साथ ही सड़क निर्माण की जो प्रौद्योगिकी है उसके विषय में जानकारी मिल जाए, या ऐसी जानकारियों को साझा कर लिया जाए, उसका आदान प्रदान हो जाए। तो इस उद्देश्य से जो आपका समझौता किया गया है वो समझौता किस देश के साथ में भारत ने किया है? 4 विकल्प हैं, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और फ्रांस है। तो उत्तर देंगे आप लोग। तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल, गुड इवनिंग। तीसरे का मेरे पास में जो उत्तर आ रहा है, फ्रांस भी आ गया, नीदरलैंड भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, केवल एक और बचा हुआ है। बिल्कुल, ए उत्तर भी आ गया और 4 रन आप लोगों के पूरे हो गए। देखिए, ये जो भारत ने जिस देश के साथ में सड़क परिवहन सहयोग हेतु समझौता किया है, यह है कौन सा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ में यह समझौता किया है और किससे संबंधित है? कि सुरक्षा से संबंधित हमारी नीतियां क्या हो, इसके विषय में जानकारी मिल जाए, सड़क निर्माण की जो प्रौद्योगिकी है या प्रविधि है उसके विषय में हमको जानकारी मिल जाए। ठीक, तो इससे संबंधित जो आपका समझौता हुआ है वो जिस देश के साथ में हुआ है वो देश है आपका ऑस्ट्रिया। तो जो इसमें सही विकल्प है वो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगले प्रश्न पे चलने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज एक बार अपने अपने लेवल पर आप लोग शेयर कर दीजिए। प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिसंबर 2020 में अकुफो एडो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नाम क्या है? अकुफो एडो। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, नाइजीरिया है, घाना है, युगांडा है और रवांडा है। तो 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में। सही विकल्प का आप लोग चयन करेंगे। जिनके विषय में आपसे पूछा गया है उनका नाम है अकुफो एडो। तो ये आपके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, इसके विषय में आप लोगों से बातचीत हुई है, अच्छे से बातचीत हुई है। बिल्कुल सही उत्तर आया मेरे पास में, और ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं वो दे रहे हैं घाना। तो ये जिस देश के राष्ट्रपति बने हैं, अफ्रीकी देश है, वहां के ये राष्ट्रपति बने हैं और इनकी अपनी जो पार्टी है उसका नाम है न्यू पैट्रियोटिक पार्टी। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो ये भी जो है देशभक्ति वाली पार्टी है इनकी। ठीक है, तो इनकी पार्टी का नाम है न्यू पैट्रियोटिक पार्टी और इसी पार्टी के ये आपके सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे और वर्तमान में इसी पार्टी की सत्ता भी काबिज हुई, सत्ता पे काबिज हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसीजी मशीन एक एनालॉग कंप्यूटर है। कौन सी मशीन आपसे कही जा रही है? ईसीजी, जो आपका हृदय से संबंधित परीक्षण जिसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी मशीन एक एनालॉग कंप्यूटर है, पहली चीज। दूसरा आपसे कह रहा है स्पीडोमीटर एक डिजिटल कंप्यूटर है। किसके लिए कह रहे हैं? स्पीडोमीटर के लिए। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग। 5 का मेरे पास में उत्तर आ रहा है, कुछ लोग दोनों सही मान रहे हैं। चलिए बिल्कुल, ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं दोनों सही का ही उत्तर दे रहे हैं। और चलिए बड़ी तेजी से उत्तर आ रहे हैं और सभी लोग, कुछ लोग लिख रहे हैं सीसीसी ही होना चाहिए। चलिए, और सभी लोग, और एक मेरे पास में सही उत्तर आया है, एक मेरे पास में सही उत्तर आया है प्रभा शर्मा जी का। इसके अलावा जो भी मेरे पास में उत्तर आए हैं वो सारे उत्तर गलत हैं। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ईसीजी एक एनालॉग कंप्यूटर है। ईसीजी आपका एक एनालॉग कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ईसीजी आपका एक कैसा कंप्यूटर है? ईसीजी आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? वर्णसंकर या आपका मिला जुला। तो मिला जुला मीन्स किन दो चीजों का ये मिला जुला रूप है?
समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, और इसी से आपका दूसरा उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो पहली चीज ये कह रहे हैं ईसीजी एक एनालॉग कंप्यूटर है, ये गलत है, क्योंकि ईसीजी आपका क्या है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब है कि दो कंप्यूटर का मिला जुला रूप हो, मींस ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं को शामिल करता हो। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जो सूचनाओं को, जो भी हम आप सूचनाएं डालते हैं, सूचनाओं को ग्रहण किस रूप में करता है, डिजिट के रूप में ग्रहण करें, और सूचनाओं को प्रदर्शित भी किस रूप में करें, डिजिट के रूप में या आंकड़ों के रूप में, ऐसा आपका कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा आपका एनालॉग कंप्यूटर, मींस ऐसा कंप्यूटर जो सूचनाओं को कैसे ग्रहण करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है भौतिक आधार पे। आपके भौतिक आधार क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल गति है, तापमान है, इस रूप में तो ग्रहण करे, लेकिन उसको प्रदर्शित किस रूप में कर दे, प्रदर्शित कर दे वो आंकड़ों के रूप में। तो ऐसा कंप्यूटर आपका क्या कहलाता है, ऐसा कंप्यूटर कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। तो अब आपसे क्या कहा गया, स्पीडोमीटर। तो गति आपकी क्या है, एक भौतिक मान है, तो भौतिक रूप में उसने स्वीकार किया, लेकिन प्रदर्शित किस रूप में उसने कर दिया, आंकड़ों के रूप में। इसका मतलब है ये आपका डिजिटल कंप्यूटर नहीं होगा, बल्कि ये आपका कैसा कंप्यूटर होगा, ये होगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। इसकी जगह यदि स्पीडोमीटर की जगह थर्मामीटर कर दिया जाए, तो थर्मामीटर क्या है, तापमान। तापमान क्या है, एक भौतिक इकाई, कि भौतिक रूप में उसने आंकड़ों को स्वीकार किया या ग्रहण किया और प्रदर्शित किस रूप में कर देता है, आपके डिजिटल रूप में या आंकड़ों के रूप में। तो ऐसा कंप्यूटर जो आपको भौतिक रूप में उसको ग्रहण करता हो और प्रदर्शित करता हो आंकड़ों के रूप में, ऐसा कंप्यूटर आपका कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। मींस ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, मींस डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, कि ये दोनों ही गलत हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप गलत हो रहे हैं, यहां पे गलतियां कर लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपकी गलतियां नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी एकाग्रचित्तता। मीन्स आप अच्छे से कंसंट्रेट करें और धैर्य बनाए रखें, ठीक। और यही दो चीजें इंसान को जीवन में आगे बढ़ाती हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में गलत कथन है। कौन सा कथन आपको सिलेक्ट करना है, गलत कथन। पहला आपसे कहा जा रहा है यह मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होती है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है इसका आहार हो गया है, आकार कर दीजिए, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। तीसरा आपसे कह रहा है यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चौथा आपसे कह रहा है इससे मेलाटोनिक नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो चार विकल्प हैं आप लोगों के पास में, सही विकल्प का आप लोग चयन करेंगे। छठवें प्रश्न में सही विकल्प का चयन करेंगे। चलिए छठवें का मेरे पास में उत्तर आ रहा है, ए बी आ रहा है, सी बी आ रहा है, डी बी आ रहा है। बी उत्तर को आपने छोड़ दिया, नहीं तो इस बॉल पे भी आप लोग 4 रन पूरे कर लेते। तो चलिए देखे लेते हैं इसको। देखिए ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, ऐसे यदि चित्र एक बना दिया जाए, कहां स्थित है, मस्तिष्क के आगे वाले भाग में। यह आपका पहला कथन एकदम सही है। दूसरा वो कह रहा है इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, बिल्कुल सही है, मटर के दाने के समान होता है। पुरुषों में इसका आकार जो होता है वो छोटा होता है, और महिलाओं में इसका आकार जो कैसा होता है, बड़ा होता है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मीन्स आपका ये भी सही है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी आपका सही है, सबसे छोटी ग्रंथि भी है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो 3 सही हो गए। तो ऑब्वियसली इसमें जो आपका गलत हो जाएगा वो कौन सा गलत हो जाएगा, कि इससे मेलाटोनिक नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो प्रश्न उठता है कि इससे मेलाटोनिक नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, बल्कि ये जिस ग्लैंड से या जिस ग्रंथि से स्रावित होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से। और ये हार्मोन काहे के लिए उत्तरदायी है, ये हार्मोन हमारी नींद के लिए उत्तरदायी है। और जब अंधेरा होता है तब ये हार्मोन अच्छे से स्रावित होता है, इसलिए लाइट बंद करके सोना चाहिए, तो ये हार्मोन अच्छे से स्रावित होगा और नींद भी अच्छे से आएगी, इसलिए लाइट बंद करके सोने का प्रावधान है, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि से यह हार्मोन स्रावित नहीं होता है, बल्कि यह हार्मोन आपका कहां से स्रावित हो रहा है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि से जो आपके हार्मोन स्रावित होते हैं, एसटीएच है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, एलटीएच है, ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन है, एमएसएच है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
GTH है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है और वेसोप्रेसिन है। तो इतने आपके ढेर सारे हार्मोन हैं जो आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक। लेकिन ये हार्मोन जो आपका मेलेटोनिक है, ये आपका कहां से स्रावित हो रहा है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नींद के लिए कौन सा हार्मोन है उत्तरदायी है, तो नींद के लिए जो हार्मोन आपका उत्तरदायी है वो है आपका मेलाटोनिक। कहां से स्रावित हो रहा है? पीनियल ग्रंथि से। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। मींस अगर शरीर में इसकी अधिकायता हो गई या अधिक मात्रा में स्रावित हो गया तो व्यक्ति बन जाएगा बिल्कुल भीम की तरह, और यदि इसकी कमी हो गई तो व्यक्ति बौना हो जाता है। ल्यूटोट्रोपिन ये क्या करता है? ये दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। महिलाओं में ये स्रावित होता है आपका मेलानिन। मेलानिन जो रसायन है वो हमारे शरीर के रंग को निर्धारित करता है। अगर इसकी अधिकता है तो रंग काला हो जाता है या सांवला हो जाता है, और अगर कमी है तो व्यक्ति का रंग गोरा होता है। GTH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये जनन ग्रंथियों को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन ये ब्लड प्रेशर के लिए उत्तरदायी है। अधिक हो जाएगा तो आपका बीपी अधिक हो जाएगा, और यदि कम है तो ब्लड प्रेशर घट जाता है। और ऑक्सीटोसिन, इसको प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, महिलाओं में ये स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, ध्यान से आप प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त का पीएच मान 7.8 है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना कह रहे हैं? 7.8। रक्त का 90% भाग प्लाज्मा से बना है। विकल्प आपके पास में वही परंपरागत 4 विकल्प हैं। वही परंपरागत आपके पास में 4 विकल्प हैं, केवल एक सही, केवल 2 उत्तर देंगे आप लोग। चलिए उत्तर देंगे लोग, दोनों सही मान रहे हैं, कुछ लोग एक सही मान रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। रक्त का पीएच मान 7.8 है। देखिए रक्त का जो आपका पीएच मान है, रक्त आपका कैसा है? ये आपका क्षारीय। मींस जो पहला आपका कथन है ये क्या है? गलत है। रक्त का 90% भाग, रक्त के 2 भाग किए जाते हैं। रक्त का जो द्रव भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और रक्त का दूसरा भाग होता है ठोस भाग, जिसको हम कहते हैं रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं आप जान रहे होंगे 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी है, WBC है और प्लेटलेट्स है, ठीक। ये जो रक्त का द्रव भाग क्या हो जाएंगे? ये। तो प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग है? 60% भाग है। और ये क्या कह रहे हैं? 90%। मीन्स ये आपका गलत है, ये गलत है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक होता है जल और दूसरा इसमें होती है प्रोटीन। और जल कितना होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% आपका प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, जबकि रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है? 60%। बाकी जो 8% के आसपास है या 10% के आसपास है वो क्या होती है? प्रोटीन होती है, ठीक। तो यहां पे आपके दोनों ही कथन गलत हैं। मींस ये आपका जो सही विकल्प होगा वो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करके ही उत्तर दीजिएगा, तुक्का कल्चर मत अपनाइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपसे कहा जा रहा है मस्तिष्क की हड्डियों की कुल संख्या, मस्तिष्क में हड्डियों की कुल संख्या 29 है। दूसरा कह रहे हैं मस्तिष्क की हड्डियों को क्रेनियम कहते हैं। 4 विकल्प हैं, केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही या फिर दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग, उत्तर देंगे, उत्तर देंगे। कोई उत्तर नहीं आ रहा है। 8 का जो उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल एकदम सही। आशीष चंद्र पांडे जी बिल्कुल एकदम सही आपने उत्तर दिया है। चलिए देखे लेते हैं इसको। आपसे कहा जा रहा है मस्तिष्क में हड्डियों की कुल संख्या 29 है। मस्तिष्क में आपसे कहा जा रहा है मस्तिष्क में हड्डियों की कुल संख्या 29 नहीं होती है। मस्तिष्क में जो हड्डियां होती हैं वो मात्र कितनी होती हैं? 8 होती हैं। 29 हड्डियां आपकी कहां पे होती हैं? 29 हड्डियां आपकी मस्तिष्क में नहीं होती हैं, बल्कि ये आपकी काहे में होती हैं? पूरी की पूरी जो खोपड़ी होती है उसमें होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 है
और खोपड़ी के अंतर्गत ही आप किसको समाहित करते हैं, मस्तिष्क को समाहित करते हैं। और मस्तिष्क में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है आपकी, 8। और फिर इसके बाद में जो आपकी कान है, कान में 3 हड्डियां एक में, 3 हड्डियां एक में, मीन्स कितनी हो गई, 6 हड्डियां, मेलिकस, इनिकस और स्टेपीज। ठीक, तो 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, 6, 14, 6, 20 और 8, 28। और इसमें गर्दन की हड्डी को भी शामिल किया जाता है जिसे आप कहते हैं हॉइड। तो ये टोटल आपकी कितनी हो गई, 29। 8। और मस्तिष्क की जो हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं क्रेनियम। मीन्स पहला तो आपका गलत है, मस्तिष्क की हड्डियों को क्रेनियम कहते हैं, ये आपका एकदम सही है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो क्या होगा, केबल और केबल 2 होगा। और जो लोग 28 कह रहे हैं, कई किताबों में किया क्या है कि उन्होंने गर्दन की हड्डी को नहीं शामिल करते हैं और वो लिख देते हैं खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 28 होती है। लेकिन आयोग ऐसा नहीं मानता है, आयोग गर्दन के इसको भी समाहित करता है और जो आपका आयोग मानता है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 29 याद रखिएगा, यदि आप अपना प्रश्न वहां पर सही करना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जब 2 समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा मध्य में रखी वस्तु की, अगर उन दोनों दर्पणों के बीच में बीच में कोई वस्तु रख दें तो उस वस्तु के द्वारा बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, कितनी होगी। 4 विकल्प हैं, 6, 5, 4 और अनंत। 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में, सही विकल्प का आप लोग चयन करें। 60 डिग्री पे आपके झुके हुए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। उत्तर आने मेरे पास में शुरू हो गए हैं और बिल्कुल एक उत्तर मेरे पास में सही आया, बिल्कुल प्रिया मौर्य जी एकदम सही हैं, अवंतिका गुप्ता जी बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं। तल दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुके हों तो इसका अपना एक सूत्र है या फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका होता है कि अगर कोई भी दर्पण आपका थीटा कोण पे झुका हुआ हो तो उनके बीच में कोई वस्तु रख दें तो उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360/θ - 1। तो यहां पे आपका कोण कितना है, 60 डिग्री का है, तो थीटा की जगह आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 6 से 6 गया आपका, कितना बचा 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। मीन्स प्रतिबिंबों की संख्या कितना, आपको 60 की जगह 30 दे दें कि 30 डिग्री पर अगर झुके हुए हैं तो 60 की जगह आप 30 रख दीजिए, या जो भी आपको दिया जाए उसी को आप नीचे रख दीजिए, इस सूत्र में आप उसको फिट कर दीजिए। अगले प्रश्न पे चलता हूं मैं। अगला जो प्रश्न है ऐसे किए दे रहा हूं मैं, 1 और सूची 2। तो ये आपकी एक सूची है, ठीक। लिखा हुआ है कैंसर उपचार, जीन थेरेपी, जीवित पिंडों का जमन, क्रायोनिक्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कोबाल्ट 60, रक्त रोगों का उपचार। तो खैर कोई बात नहीं, तो आपको इसको सुमेलित करना है या कौन किस प्रक्रिया में शामिल होगा इसको आपको शामिल करना है। तो उत्तर देंगे आप लोग, बिल्कुल तेजी से उत्तर देंगे। चलिए उत्तर आने शुरू हो रहे हैं और ये अच्छी बात है कि उत्तर सही आने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल अभय जी एकदम सही उत्तर दिया है आपने, नरसिंह कपारिया जी बिल्कुल एकदम सही। देखिए शुष्क बर्फ आपकी क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ए की ए में आपका क्या हो जाएगा 3। तो यहां पे देखिए ए में 3 कहीं पे आ रहा है, पहले ही में आ जा रहा है, इसी में आपको मिल जा रहा है, बाकी किसी में है ही नहीं है, किसी में है ही नहीं है, इसी से आप मिला लेंगे आप। कोबाल्ट 60 जो आपके सरल हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, कैंसर के उपचार में इसका इलाज किया जा रहा है, डी का 1। क्रायोनिक्स ये आपका क्या होता है कि अत्यंत कम तापमान पे जब आप जीव पिंडों को सुरक्षित रखते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, थ्योरी क्या कहलाती है, क्रायोनिक्स। तो ये आपका सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 2। बचा क्या आपका जीन थेरेपी। जीन थेरेपी आपका क्या है, यह है रक्त रोगों का उपचार। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं उसको आपने अलग किया, उस स्तर पे आपने जीन को परिवर्तित कर दिया और वही आपकी जीन थेरेपी है।
तो ये आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? आपका सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलता हूं मैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस देश ने किया था, कि कौन सा ऐसा देश है, ये 4 देश आपको दिख रहे हैं, यूएसए मीन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूके यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, कि इन 4 में से कौन सा ऐसा देश शुरू किया था? उत्तर देंगे आप लोग कि कौन सा ऐसा देश है जिसके यहां पे दूरदर्शन आपका जो है 3D के स्तर पे शुरुआत की गई थी। उत्तर देंगे आप? ओके, मैं दिखवा ले रहा हूं। चलिए सभी लोग सभी उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग तुक्का लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जिस देश में सर्वप्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे आपका आरंभ हुआ था, वो आपका जो ने शुरू किया था 1953 में। 1953 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और एक आपका विज्ञान से संबंधित एक एपिसोड था और उसका नाम था स्पेस पेट्रोल था, या जो एपिसोड था, इस एपिसोड को इन्होंने एक बार प्रसारित किया था काहे में? 3D पे। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ना ही चीन होगा, ना ही यूके होगा और ना ही जर्मनी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु है? 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में, सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है और टंगस्टन है। ये 4 आपको धातुएं दी गई हैं। इन धातुओं में सबसे कठोर धातु कौन सी है? इन सभी धातुओं में सबसे कठोर धातु कौन सी है? इसमें चलिए सी डी सब उत्तर आ रहे हैं मेरे पास में। देखिए, जो आपकी सबसे कठोर धातु है, ठीक, ये सबसे कठोर धातु आपकी और कोई नहीं है बल्कि ये है आपकी प्लेटिनम। ठीक, तो धातु के स्तर पे यदि आपसे कठोर पूछा जाए तो प्लेटिनम है। और प्रकृति में सर्वाधिक जो आपका कठोर तत्व है वो आपका क्या है? हीरा है। लेकिन हीरा आपका क्या है? ये आपका एक अधात्विक पदार्थ है, अधातु है ये। ठीक, धातु के अंतर्गत इसको नहीं शामिल करते हैं। क्लियर? तो यहां पे अगर आपसे पूछ रहा है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो इन सभी धातुओं में जो सबसे कठोर धातु है वो है प्लेटिनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से संबंधित है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान के संदर्भ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यहां से आपका प्रश्न यहां से बन रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, कौन से कार्यक्रम? राष्ट्रीय सामाजिक, उपर्युक्त उपबंधों में कौन सा या कौन से पूरे होते हैं? ठीक, कि आपके जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम हैं वो आपके किससे प्रेरित हैं? मूलाधिकार से प्रेरित हैं, मूल कर्तव्य से प्रेरित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित हैं? तो केवल मूल कर्तव्य से प्रेरित हैं, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित हैं, या 1 और 3 कह रहे हैं, मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर तीनों से आपके प्रेरित हैं? तो उत्तर देंगे आप लोग, उत्तर देंगे कि जो आपके राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हैं, बिल्कुल निधि मिश्रा जी, एक आप ही का उत्तर सही आया है, बिल्कुल। शहबहार बिंद, बिल्कुल एकदम सही। बाकी जो लोग भी उत्तर दे रहे हैं, ज्यादातर लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो तीनों उत्तर दे रहे हैं, तीनों नहीं होंगे इसके। देखिए, जो आपके सामाजिक सहायता कार्यक्रम हैं ये केवल और केवल जो आपके आधारित हैं वो काहे पे आधारित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके सामाजिक सहायता कार्यक्रम आपके हैं क्या? मान लीजिए वृद्धावस्था, आप वृद्ध हो गए तो वृद्धावस्था पेंशन आपको दी जा रही है, या आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ठीक, या मातृत्व लाभ योजना से संबंधित जो भी आपके कार्यक्रम हैं, ये सारे के सारे आपके सामाजिक सहायता कार्यक्रम हैं। और ये आपके जो आधारित हैं वो काहे पे आधारित हैं? नीति निर्देशक तत्वों पर ही आधारित हैं। और विशेषकर जिस नीति निर्देशक तत्व पे आधारित हैं वो है आपका अनुच्छेद 41।
आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो इसमें बताया गया है वो कौन कौन सी दशाएं हैं जबकि आपको राज्य सहायता प्रदान करेगा कि अगर आप बूढ़े हैं, यदि आप बीमार हैं, यदि आप अशक्त हैं, अपंग हैं, दिव्यांग हैं, किसी भी कारण से आप काम नहीं कर सकते हैं, या बेकारी की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में राज्य आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार या जो भी उसकी अपनी सीमाएं हैं उसके भीतर रहते हुए आपको सहायता प्रदान करेगा। ऐसा कौन कह रहा है? अनुच्छेद 41 ये आपका प्रावधान कर रहा है। और अनुच्छेद 41 आपका किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो सही होगा केवल 3, मींस बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। शामिल है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और साथ ही साथ उसमें सुधार भी करे। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51 का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का आप लोग शेयर करेंगे कि भारत के प्रत्येक, चलिए उत्तर देंगे आप। 48 का उत्तर आ रहा है मेरे पास में। चलिए बिल्कुल लक्ष्मी शर्मा जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देखिए जो आपके कर्तव्य होगा, कर्तव्य का मतलब ही आपका ये काहे से संबंधित हो गया? 51 का। और अगर भाग आपसे पूछे तो संविधान के भाग 4 का। और जिस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति ने इसमें सिफारिश दी थी? स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही 10 मूलक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आगे चल के 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में आपके कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? हो गई आपकी 11। ठीक, तो ये आपका अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत शामिल है। और जो लोग अनुच्छेद 48 का कह रहे हैं, 48 का में है आपका, 48 का जो है प्राकृतिक आपका पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक, तो उसमें नागरिकों का कर्तव्य कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो जो आपका यहां पे आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है नागरिक का कर्तव्य होगा, कर्तव्य आपका मूल कर्तव्य आ गया, तो मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। तो ये आपका जो सही होगा वो होगा 51 है। किसके संदर्भ में है? अगला प्रश्न है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। अंतिम निर्णय कौन लेता है या अंतिम कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसके पास में होती है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या फिर एनडीसी या आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद। सही विकल्प का चयन करेंगे आप लोग। बिल्कुल उत्तर आना मेरे पास में शुरू हो रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के जो उत्तर आ रहे हैं गलत ही आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं। देखिए जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इसकी रिपोर्ट पर, महालेखा परीक्षक हैं ये अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करते हैं? संसद में। तो संसद में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो इनकी रिपोर्ट पे अंतिम कार्रवाई का अधिकार भी किसके पास में है? संसद के पास में। तो यहां पे आपका क्या होगा? ये होगा आपका संसद, ना ही राष्ट्रपति, ना ही सर्वोच्च न्यायालय और ना ही आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद। पहली चीज। दूसरी चीज, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये आपके महत्वपूर्ण, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सामान्य तथ्य आप जान लीजिए, क्योंकि यहां पे समय समय पे आपका क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक, तो ये जो आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, फ्रेमिंग में किए दे रहा हूं, उससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा, या इनसे जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो इनका उल्लेख है संविधान के किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 148। दूसरी चीज, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 2 संदर्भ इनके संदर्भ में आते हैं, इनको कहा जाता है। पहली चीज इनको कहा जाता है क्या? संविधान का चौथा स्तंभ। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से नोट भी कर लेंगे। संविधान का चौथा स्तंभ। संविधान का चौथा स्तंभ कह रहा हूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जनता, क्योंकि वो सुनना या देखना ही भूल जाते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूछा है या संविधान का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका जनता होती है। संविधान का चौथा स्तंभ कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। तो प्रश्न उठता है कि 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जो प्रथम आपके 3 स्तंभ हैं वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये आपके संविधान के चौथे स्तंभ है, पहली चीज।
दूसरी चीज, इनको कहा जाता है जो भी आपकी लोक निधि है उसका अभिभावक या उसका रक्षक। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है किसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट आपका जो इसमें प्रश्न बनता है, प्रश्न आपसे पूछता है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जितनी भी आपकी केंद्र में नियुक्तियां होती हैं सारी की सारी किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति के बाद में प्रश्न उठता है कि इनका वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? तो याद रखिएगा इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है, कि जितना उनको मिलेगा उतना ही वेतन इनको है। मींस ये कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 या मैक्सिमम इनकी अपनी एज लिमिट कितनी है? 65 साल। मान लीजिए 62 साल में अगर ये बैठे तो 56 साल बाद, यही है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष। तीसरी चीज, इनकी जो पदोन्नति होती है या इनको पद से हटाया जाता है, पद से इनको कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है। ठीक वैसे ही हटाती है जैसे न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। चौथी चीज, ये अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करते हैं या प्रतिवेदन इनका अपना, प्रतिवेदन को ही इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, प्रतिवेदन कहां प्रस्तुत करते हैं? संसद में प्रस्तुत करते हैं। और तभी जो है इनके किसी भी प्रतिवेदन या रिपोर्ट पे अंतिम कार्रवाई का अधिकार किसके पास में होता है? संसद के पास होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेता है ये आपकी किस समिति में सहायतार्थ या सहायता हेतु उपस्थित होते हैं? तो जिस समिति में ये आपके सहायता हेतु उपस्थित होते हैं वो है आपकी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में ये शामिल होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आपके काहे के अभिभावक हैं? जो भी आपकी लोक निधि है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य सरकारों की हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज या आपके संघ शासित प्रदेशों में हो, जो भी उन्होंने खर्च किया है, जो भी व्यय किया है, सभी व्ययों का अंतिम रूप से परीक्षण कौन करते हैं? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इनका पद इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको कहते हैं संविधान का चौथा स्तंभ, लोक निधि का अभिभावक। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, पदोन्नति संसद द्वारा होती है, रिपोर्ट भी इनकी संसद में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए इनकी रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई की जिम्मेदारी संसद की होती है। और ये जिस समिति में सहायता हेतु उपस्थित होते हैं या शामिल होते हैं वो है आपकी लोक लेखा समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बैंक रहित क्षेत्रों में नई शाखाओं के खोलने की प्रक्रिया कहलाती है। मींस ऐसे क्षेत्र जहां पे बैंक नहीं हो वहां पे किसी भी बैंक की आपकी नई शाखाएं खोली जाएं, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये आपकी क्या कहलाती है? ग्रीन बैंकिंग, ब्लू ओशियन बैंकिंग, अग्रणी बैंकिंग या फिर कोर बैंकिंग। तो 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में, सही विकल्प का आप लोग चयन करें, सही विकल्प का चयन करें आप लोग कि बैंक रहित क्षेत्रों में नई शाखाओं के खोलने की प्रक्रिया कौन सी बैंकिंग कहलाती है? ग्रीन बैंकिंग, ब्लू ओशियन बैंकिंग, अग्रणी बैंकिंग या फिर कोर बैंकिंग। 17 पे तो अभी आया नहीं, 17 का उत्तर आप लोग कहां से देने लगे? कुछ लोग 17 का उत्तर दे रहे हैं, 16 का ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं ए उत्तर दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं, तो लग रहा है बढ़िया से तुक्का चल रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए बैंक रहित क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है क्या? ब्लू ओशियन बैंकिंग। ठीक, पहली चीज तो ब्लू ओशियन बैंकिंग तो क्लियर है कि जहां पे भी आपके बैंक नहीं है वहां पे आप कोई भी आप ब्रांच खोल रहे हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है? ब्लू ओशियन बैंकिंग। जो ग्रीन बैंकिंग है, ग्रीन बैंकिंग क्या कहलाती है? यदि आप कोई भी ऐसा उद्योग लगा रहे हैं और आप बैंक के पास में जाएं और आप ये बताएं कि हमारा जो ये उद्योग है ये पर्यावरण के अनुकूल है, मींस पर्यावरण पे ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाएगा या पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, ये पारिस्थितिकी मित्र है या पर्यावरण के अनुकूल है, तो बैंक आपको आसान शर्तों पे आपको ऋण दे देता है या आकर्षक शर्तों पे आपको ऋण दे देता है। आकर्षक शर्तें क्या होंगी कि भाई आपसे ब्याज थोड़ा सा कम लिया जाएगा। तो ये जो आपकी बैंकिंग है
वो आपकी बैंकिंग कहलाती है क्या? ग्रीन बैंकिंग। मींस बैंक के द्वारा किसी भी उद्योग को इसलिए ऋण दिया जाए या आसान किस्तों पर ऋण दिया जाए, आसान शर्तों पर, अच्छी शर्तों पर या आकर्षक शर्तों पर ऋण दिया जाए कि वो उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है, तो ऐसी आपकी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ग्रीन बैंकिंग। ठीक, ब्लू ओशियन बैंकिंग जान ही रहे हैं। अग्रणी बैंकिंग क्या कहलाती है? ये आपको इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं, ये आपकी कहलाती है लीड बैंकिंग। लीड बैंकिंग का मतलब होता है आप जहां पे जिस जिले में बैठे हुए हैं उस जिले में आपके ढेर सारे बैंक होंगे। ठीक, तो उनमें से कोई एक बैंक ऐसा होता है जो सभी बैंकों के बीच में समन्वय करता है, साथ ही साथ राज्य सरकारों के भी संपर्क में बना रहता है और आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी संपर्क में बना रहता है। मींस कोई भी जिले का ऐसा बैंक जो आपका समन्वय किसके साथ में करे? उस जिले के सभी बैंकों के साथ में, उस राज्य सरकार के साथ में और साथ ही साथ आरबीआई के साथ में। तो इन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला जो आपका बैंक होता है वो आपका कहलाता है लीड बैंक। मान लीजिए मैं प्रयागराज में हूं, प्रयागराज में जो लीड बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करता है? जितने भी प्रयागराज में, इलाहाबाद में आपके बैंक हैं उन सभी बैंकों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। राज्य सरकार से संपर्क कौन करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। या आरबीआई के संपर्क में भी सीधा कौन होगा? ये होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो प्रत्येक जिले का अपना लीड बैंक होता है, आपके अपने जिले का भी लीड बैंक होगा। ठीक, और ये आपका जिले के आकार पर निर्भर करता है। कभी कभी यदि जिले का आकार छोटा होता है तो दो जिलों को मिलाकर एक लीड बैंक बना दिया जाता है। तो यही आपकी लीड बैंकिंग कहलाती है। कोर बैंकिंग क्या कहलाती है? कोर बैंकिंग होती है कि बैंकों को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड करना या कंप्यूटरीकृत करना, ताकि ऑनलाइन जो भी आपके ट्रांजैक्शन है वो आसानी से हो सके। तो बैंकों का जो कंप्यूटराइजेशन है या कंप्यूटरीकरण है ये आपका कहलाता है कोर बैंकिंग। लीड बैंकिंग आप समझ गए या अग्रणी बैंकिंग आप समझ गए। अग्रणी का मतलब ही कि एक ही आपका आगे हो, बाकी सब उसको जो है फॉलो करें। तो एक आपका अग्रणी बैंक हर जिले में होता है। और जो आपका ब्लू ओशियन बैंकिंग है, बैंक रहित क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलना, ब्लू ओशियन बैंकिंग। और आपका यदि कोई भी उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है उसके लिए आसान शर्तों पे या आसान किस्तों पे या आसान ब्याज दरों पे आपको ऋण मिल जाए और बैंक दे दे, तो बैंकों की ये पॉलिसी कहलाती है ग्रीन बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आत्मनिर्भरता तथा आत्मपोषित अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय दर्शन था? तो कई आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आपकी रही हैं और सभी पंचवर्षीय योजनाओं का अपना अपना एक केंद्रीय दर्शन रहा है। तो आपसे पूछा गया है क्या? आत्मनिर्भरता तथा आत्मपोषित अर्थव्यवस्था, यह आपका किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय दर्शन था? चार विकल्प आपको दिख रहे हैं, पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो उत्तर देंगे आप लोग कि किस पंचवर्षीय योजना का ये आपका उत्तर देंगे आप लोग चलिए उत्तर आना धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, बहुत धीरे आप लोग उत्तर दे रहे हैं, धीरे धीरे उत्तर दे रहे हैं और उत्तर ही नहीं दे रहे हैं ज्यादातर लोग। तो चलिए देखिए, जो आपका आत्मपोषित और आत्म निर्भरता की जो बात की गई है, आत्मपोषित या आत्मस्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था की, वो है आपकी कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है इसका केंद्रीय दर्शन क्या था? कृषि का पुनर्गठन। दूसरा आपका क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना की केंद्रीय दर्शन तीव्र औद्योगिकीकरण। तीसरी का आप देख रहे हैं आत्मनिर्भरता तथा आत्मस्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। और चौथी का आपका केंद्रीय दर्शन क्या था? स्थिरता के साथ समृद्धि। स्थिरता के साथ समृद्धि, यह आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय दर्शन था। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा गया है आत्मनिर्भरता और आत्मपोषित अर्थव्यवस्था। यह जिसका केंद्रीय विषय था वो आपका किसका था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, वितस्ता किस नदी का वैदिक नाम है? कौन सी नदी आपसे पूछी गई है? वितस्ता। तो ये वैदिक या वैदिक साहित्य में किसे वितस्ता के नाम से जाना गया है? चार विकल्प आपको दिख रहे हैं, झेलम है, सतलज है, चेनाब है और रावी है। तो उत्तर देंगे आप लोग कि वितस्ता किस नदी को, वैदिक साहित्य में किस नदी को वितस्ता कहा गया है? उत्तर देंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल आप सही बताए हैं। तो चलिए इस प्रश्न पे भी आप लोग सही उत्तर दीजिए।
इसका भी आप लोग सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल एकदम सही उत्तर आना शुरू हुए मेरे पास में। बिल्कुल एकदम सही हैं आप अवंतिका जी। ये जो वितस्ता है जिस नदी का आपका नाम है वो क्या है आपकी? झेलम। सतलज को क्या कहा गया है? सतलज को कहा गया है शतुद्री। चिनाब को क्या कहा गया है? चिनाब को कहा गया है वैदिक साहित्य में अस्किनी। और रावी को कहा गया है वैदिक साहित्य में परुष्णी। और इसी के किनारे युद्ध हुआ था, काफी चर्चित युद्ध है, दाशराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक कथन दिया गया है आपको। कथन में कहा गया है हिंदुस्तान का 1/3 भाग जंगल की तरह है। हिंदुस्तान का 1/3 भाग जंगल की तरह है जहां जंगली जानवर घूमते हैं। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, रिचर्ड टेम्पल, आरसी दत्त। तो यह कथन किसका है कि हिंदुस्तान का 1/3 भाग जंगल की तरह है जहां पर जंगली जानवर विचरण करते हैं या जंगली जानवर घूमते हैं? उत्तर देंगे आप लोग? उत्तर देंगे? बिल्कुल 18वां प्रश्न आपका निकल गया है। 19वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 19वें प्रश्न पे आपसे उत्तर की अपेक्षा है मेरी, तो 19वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिल्कुल एकदम सही दीपक कुमार कुशीनगर जी, और बिल्कुल आपने स्पष्ट रूप से लिख के भी भेज दिया कॉर्नवालिस। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये कॉर्नवालिस का है, और ये स्टेटमेंट इन्होंने कब दिया था? 1789 में। खैर इसकी जो सन है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये स्टेटमेंट आपका किस संदर्भ में है? ये स्टेटमेंट है जो ये वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स के समय पे किया गया था कि लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया था उन लोगों को जो लोग ठेके पे बोली लगाएं। मींस लगान की व्यवस्था इन्होंने काहे पे कर दी थी? ठेके पे, कि आपने जिसने सबसे ज्यादा बोली लगा दी उसको लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। अब बढ़ चढ़ के लोग बोली लगा रहे हैं, और जब वो वसूली करेंगे तो कैसे करेंगे आप समझ ही सकते हैं। किसानों से मैक्सिमम शोषण करना चाहेंगे, और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि ज्यादातर लोग भूख से मरने लगे। स्थिति बहुत ही भयावह हो गई, और इसी भयावह स्थिति को किसने कहा है? कॉर्नवालिस ने कहा है कि हिंदुस्तान का 1/3 भाग जंगल की तरह है जहां पर जंगली जानवर निवास करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है किस आंदोलन का उद्देश्य देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था? कि 4 विकल्प आपको जो दिख रहे हैं, चारों के चारों आपके आंदोलन हैं। तो आपसे यहां पे पूछा गया है कि आंदोलन का उद्देश्य क्या है? दारुल हर्ब से मींस काफिरों के देश से इसे इस्लामिक देश में परिवर्तित करना। 4 विकल्प हैं, बहावी आंदोलन, फैराजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, और चौथा विकल्प है अहमदिया आंदोलन। तो 4 में से कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसने ये नारा दिया था कि हमको इस देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है? तो उत्तर देंगे आप लोग? उत्तर देंगे आप लोग? कोई उत्तर नहीं आ रहा है मेरे पास में। 20वें का बहावी है, फैराजी है, पागलपंथी है और अहमदिया है। बिल्कुल एकदम सही मोहिनी परिहार जी, उत्तर आपका एकदम सही है। और जो लोग भी ए उत्तर दे रहे हैं उनका उत्तर एकदम सही है। अच्छा, फैराजी भी दे रहे हैं, पागलपंथी, अहमदिया, सारे उत्तर आ रहे हैं। देखिए ये जो आपका बहावी आंदोलन है, बहावी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, बहावी आंदोलन के जो नेता हैं ये थे आपके सैयद अहमद। सर सैयद अहमद नहीं हैं, ये बरेली के थे, इसलिए इनके नाम के आगे लग जाता है बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी थे, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। मींस ये आपका एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसने कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप धारण नहीं कर पाया। ठीक, दूसरा जो आपका फैराजी आंदोलन आपसे पूछा गया है, फैराजी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कहां से हुई थी? बंगाल से हुई थी। और यह आंदोलन पहले आपका जमींदारों के विरोध में था, और आगे चल के जो है ये धार्मिक आंदोलन के रूप में भी आया। ठीक, और इसके जो नेता थे वो तीतू निजाम थे। ठीक, पागलपंथी आंदोलन, यह आंदोलन भी आपका बंगाल में चला है। अहमदिया आंदोलन, सभी आंदोलनों में जो सबसे उदार आंदोलन था वो आपका अहमदिया आंदोलन था, और इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। इसी को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कादियान के, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब चला गया है, वहां के कादियान नगर के ये निवासी थे, इसलिए इनका आंदोलन अहमदिया और कादियान दोनों नामों से जाना जाता है। तो
तो आपसे पूछता है कौन सा ऐसा आंदोलन था जो उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, तो अहमदिया आंदोलन था। जो आपका फैराजी आंदोलन था, फैराजी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक नारा दिया गया था, सारी भूमि अल्लाह की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है किस आंदोलन में नारा दिया गया कि सारी भूमि अल्लाह की है। तो जिस आंदोलन में ये नारा दिया गया है वो आपका कौन सा आंदोलन है, वो है आपका फैराजी आंदोलन। चलिए, तो यहां पे आके आपके 20 प्रश्न पूरे हो रहे हैं और समय भी आगे ही बढ़ चुका है, आपका 1 घंटे से ऊपर ही निकल गया। तो चलिए, कल पुनः जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आज ये प्रक्रिया को यहीं पर स्थगित करते हैं। जो भी आपके अपने प्रश्न हो, उन प्रश्नों को आप डाल सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो, या आपको लगता हो कि किसी प्रश्न को लेकर कुछ विरोधाभासी स्थिति है कि हमने कुछ और पढ़ा है और आपने कुछ और बता रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे उसको डाल सकते हैं, वहां से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए, प्रक्रिया को कल पुनः इसी समय पे 7 से 8 के बीच में आगे बढ़ाया जाएगा, इसी गति के साथ में, इसी दिशा के साथ में, इसी ऊर्जा के साथ में। तो कल मिलते हैं इसी समय पे, इसी ऊर्जा के साथ में, और तब तक के लिए आपको गुड नाइट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और अपना प्रेम, विश्वास, स्नेह, आशीर्वाद हमारे चंद्रा परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक्स अ लॉट।